नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कांकेर दौरे से पहले सीएम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह पर किया हमला, कहा गृह मंत्री लेते हैं ईडी का सहारा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल। बिंद्रान वागड़ से जनक ध्रुव को मिला टिकट। सुशील आनंद शुक्ला का बयान, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में झूठ बोलने की परंपरा। सिंगरौली में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन। 45वें वार्डों में चलाया गया जागरूकता अभियान। जनता को जागरूक करना अभियान का लक्ष्य। रायगढ़ में आचार संहिता लागू। आचार संहिता को लेकर एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन। बीते 6 दिनों में 45 लाख रुपए जब्त। राजनांदगांव और कांकेर जिले के दौरे के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कांकेर और राजनांदगांव में प्रत्याशी नामांकन भरेंगे, सभा भी होगी। अमित शाह आए थे, ईडी लेकर आते हैं तब भी लाते हैं और जब जाते हैं तब भी लाते हैं, तो उसका जवाब भी देना है। फिर परसों अमित शाह आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी, फिर ईडी, उनके स्वागत में फिर ईडी आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश में जारी किए गए कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर कहा कि हम सत्ता में हैं, फिर भी 3 बड़ी घोषणाएं की है। पहला 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, दूसरा 17 लाख परिवार को आवास देंगे। इसके अलावा जाति जनगणना की घोषणा भी की गई, लेकिन बीजेपी मौन है क्योंकि पता है कि वो सरकार में नहीं आने वाली। साथ ही कहा कि गृहमंत्री होकर लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे तो जनता को शिकायत तो होगी ही। देखिए, हम तो पहले ही घोषणा कर दे 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, भारत सरकार दे न दे। 7.5 लाख लोगों के खाते में पैसा चला गया है 21। उसके अलावा 10 लाख लोगों को और देंगे, प्रियंका जी ने घोषणा कर दी है। जाति जनगणना कराएंगे, ये भी घोषणा कर दी है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी अभी तक के उल्टा लटकाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आएंगे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे। उन्होंने उल्टा लटकाने की बात कही। क्यों? कि उनके और अडानी के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई है, खदान और अडानी के बीच में, तो इसलिए उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। नहीं तो हम लोग भी विपक्ष में थे, तो पहले ही हमने कहा था किसानों को कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौन है। हम तो सत्ता में, उसके बाद भी 3 बड़ी घोषणाएं। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। गरियाबंद जिला में 2 विधानसभा है जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। बिंद्रान वागड़ विधानसभा से जनक और ध्रुव, राजिम विधानसभा से अमितेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया। काफी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में अपने 53 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इस बार बिंद्रान वागड़ विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और आप की टक्कर रहेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। रायगढ़ से प्रकाश नायक, लैलूंगा से विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती विद्यावती, कुंज बिहारी सिदार और धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया को टिकट दे दिया गया है। इसमें रायगढ़ से विधायक प्रकाश नायक ने अपना टिकट बचा लिया। लैलूंगा से विद्यावती सिदार नई प्रत्याशी घोषित की गई हैं। लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार का टिकट कटा है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद महासमुंद जिले में बसना विधानसभा देवेंद्र बहादुर सिंह को पुनः प्रत्याशी बनाया गया, जिसकी सूचना आने के बाद सरायपाली स्थित उनके निवास राजमहल में बधाई देने के लिए बसना विधानसभा और जिले के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह को बसना विधायक से प्रत्याशी बनाए जाने की बधाई दी। विधानसभा के विधायक और आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित होने के बाद देवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो उन पर भरोसा जताया है वो आशीर्वाद देकर फिर से एक बार बसना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। बसना विधानसभा में जीत का परचम कांग्रेस पार्टी का ही लहराएगा। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, महाराज साहब सरगुजा, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय हमारे स्पीकर साहब श्री चरण दास महन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास करके जो इस 2023 के विधानसभा चुनाव में बसना से मौका दिया है, मैं पूरा विश्वास उन्हें दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और कांग्रेस के मजबूती के लिए सदैव काम करता रहूंगा। सर, आगे की आपकी रणनीति किस प्रकार रहेगी? क्या किस प्रकार का प्रचार रहेगा आपका? क्षेत्र के विकास में हमेशा हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है पहले भी, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछला 2018 से 2023 तक हमने विकास करने के कार्य किए, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, कॉलेज हो और धान खरीदी की जो व्यवस्था है, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं जिस अच्छी तरह से लागू किए उसका फायदा मिला। निरंतर प्रयासरत रहेंगे और नई योजनाओं के साथ क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। सारंगगढ़ विधानसभा से आखिरकार आज टिकट की लिस्ट लंबे इंतजार के बाद निकल ही गई है। वहीं श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े को सारंगगढ़ विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं बिलाईगढ़ विधानसभा से श्रीमती कविता प्राण लहरे को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में आकर बीजेपी की झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संचार प्रमुख ने कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह को अध्ययन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने शराब से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाया है। संचार प्रमुख ने कहा कि रमन सरकार में शराब से राजस्व 3200 करोड़ था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शराब की 100 दुकान बंद करने के बाद लगभग 6000 करोड़ से ऊपर राजस्व बढ़ा है। शराब घोटाला रमन सिंह ने किया था। शराब नीति को परिवर्तित करके लगभग 4500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। साथ ही आनंद शुक्ला ने बीजेपी नेताओं पर कई अन्य आरोप भी लगाए। देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में आके भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने शराब से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाया है। रमन राज के समय शराब से राजस्व 3200 करोड़ रुपए था, जो हमारी सरकार बनने के बाद 100 दुकानें कम करने के बाद भी लगभग 6000 करोड़ के ऊपर हो गया। शराब का घोटाला तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, लगभग 4500 करोड़ का। शराब की नीति को परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ में घोटाला डॉक्टर रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने किया था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक इस शराब घोटाले का पैसा पहुंचा था। हो सकता है कुछ हिस्सा सिद्धार्थ सिंह के पास भी पहुंचा रहा हो। वैसा ही घोटाला किया था रमन सरकार ने, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। आम आदमी पार्टी का उप मुख्यमंत्री जेल में है और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के कारण रमन सिंह बाहर खुला घूम रहे हैं।
प्रदेश में बीते दिनों हुई ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी को चुनावी मुद्दा बनाकर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के पास ईडी के अलावा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश में अमित शाह का दौरा रहा, जिसमें उनकी तरफ से भाषण दिया गया था, जिसको कांग्रेस ने भड़काऊ भाषण बताया। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि असम नहीं संभल रहा, वो छत्तीसगढ़ आकर ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। रोज रोज नए नए स्थानों पे छापे मारती है, नई नई कहानियां गढ़ती है। उसे क्या हासिल हुआ इसको ईडी आज तक खोल के सामने आके नहीं बता पाई। लेकिन बार बार छत्तीसगढ़ में एक भ्रम फैलाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में बेहद भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ईडी यहां पे जो कार्रवाई कर रही है वो तर्कसंगत है। जबकि छत्तीसगढ़ में ईडी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन की भांति ही काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों के मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है। उसके पास आम आदमी से जुड़े हुए मसले उठाने को बचे ही नहीं है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई उसका प्रभावी स्तर पर क्रियान्वयन किया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में जन सरोकारों के मुद्दे नहीं बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाह रही है। अमित शाह के भाषण से लेके हेमंत विश्व शर्मा तक के भाषण इस बात के द्योतक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां विधायक, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जनसंपर्क किया। बृजमोहन ने अपने इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत संतोषी नगर चौक ओवरब्रिज के पास से स्थित शिव मंदिर भगवान भोलेनाथ से की। वहीं पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता गाजे बाजे के साथ यात्रा में शामिल हुए। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपने चहेते विधायक का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह ढाकरे के नेतृत्व में राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। थाना रोड अंबेडकर चौक होते हुए वापस स्टेडियम पहुंच अभियान का समापन हुआ, जिसमें आयुक्त सत्येंद्र सिंह ढाकरे, वीपी उपाध्याय, सत्यम मिश्रा, अनिल सिंह, आशीष शुक्ला समेत सैकड़ों संख्या में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए, जिनका मुख्य उद्देश्य मतदाता जागरूकता अभियान में लोगों को जागरूक करना है। आयुक्त ने रैली के माध्यम से बताया कि नगर निगम के 45 वार्डों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों से बेफिक्र होकर मतदान करने की अपील भी की गई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो स्वीप गतिविधियां हैं, स्वीप गतिविधियों में नगर निगम प्रतिदिन कुछ न कुछ कर रहा है। आज ये शक्ति लेके नगर निगम के लोग और जो हमारे एनजीओ हैं वो सब लोग साथ निकलेंगे और पूरे मार्केट में ये पैदल भ्रमण करके लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। उसी का जागरूकता अभियान भ्रमण है वो शहर की व्यवस्थाओं को लेकर होता है। साथ साथ में मतदाता जागरूकता का भी हम लोग कार्यक्रम अभी ये भी कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे देवी के पंडाल लगे हुए हैं वहाँ पर भी हम मतदाता जागरूकता के लिए पोस्टर्स लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। धमतरी विधानसभा के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी द्वारा किया गया, जिसमें जिले के शीर्ष नेता और प्रदेश के नेता चुनावी कार्यालय का उद्घाटन विधिवत करने पहुंचे, जहां पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के दावे पेश किए गए। वहीं कांग्रेस के युवा
नेता कृष्ण कुमार मेश्राम ने कहा कि इस बार सरकार पुनः कांग्रेस की बनने वाली है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर हम लोगों तक पहुंचेंगे और इस बार की जीत हमारी ही होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जीत हमारी होगी और कुशासन और सुशासन के बीच में लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि धमतरी विधानसभा के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी द्वारा किया गया, जिसमें जिले के शीर्ष नेता और प्रदेश के नेता चुनावी कार्यालय का उद्घाटन विधिवत करने पहुंचे, जहां पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के दावे पेश किए गए। वहीं कांग्रेस के युवा नेता कृष्ण कुमार मेश्राम ने कहा कि इस बार सरकार पुनः कांग्रेस बनने वाली है और जिसमें कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर हम लोगों तक पहुंचेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और इसीलिए डर के मारे भारतीय कांग्रेस ने आज तक प्रत्याशी घोषणा नहीं कर पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम 2 महीना पहले सिहावा की टिकट घोषणा हो गई और आज हम धमतरी और पूर्व विधानसभा के भी कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और वहाँ प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। और डर इतना है इनको कि ये प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाने वाली है, उनके सारे विधायक जीतने वाले हैं और उस डर से वो अभी तक प्रत्याशी खोज नहीं पाए। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की जहां धमतरी की 3 सीट हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यालय इस चुनावी सभा में बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा स्थान है और यहाँ से जो हमारे वरिष्ठों ने हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है और इन बातों से भी अवगत कराया कि 5 साल जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया और लगातार जो यातनाएं प्रताड़नाएं जो इनको मिल रही है और जिस प्रकार अनेक प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचारी जो सरकार कर रही है वो सारी चीजों से अवगत कराया है। और यहाँ से हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह अपना मनोबल मजबूत करके, चूंकि चुनावी समर है, चुनाव के इस मैदान में उतर गए हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने वार्डों में जाकर निश्चित रूप से अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांगेंगे। ये चुनावी कार्यालय सभी विधानसभा में खुल रहा है और उसी तरह धमतरी में भी खुल रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सोच लिया है, ठान लिया है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। हम लोग बस उसी तैयारी में लग चुके हैं। ये बताता हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी भी इस बात को सोचें कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत को लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। रायगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज चक्रधर नगर थाना प्रभारी और जिला प्रशासन की टीम ने लगभग 18 लाख रुपए पकड़ा। वहीं आपको बता दें कि बीते 5-6 दिनों में लगभग 45 लाख रुपए की जब्ती की गई। ऐसे में सीएसपी रायगढ़ ने कहा कि ऐसे कोई भी अवैध गतिविधि जो आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। विधानसभा चुनाव को लेकर रायगढ़ जिले में 20 अंतर्राज्यीय बैरियर बनाया गया है। जिले के और राज्य के अंदर आने वाली सभी गाड़ियों को जांच के लिए किया जा रहा है, सघन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई 50,000 रुपए से अधिक की राशि लेकर के चलते हैं तो उनको पर्याप्त कारण रखना चाहिए और खास तौर से कोई अगर राजनीतिक दल से या व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर विशेष निगरानी है, क्योंकि यह धनराशि या कोई जो फ्री में वस्तुएं बांटने का कुछ चलन रहा है, तो आयोग के निर्देश है कि इस पर कड़ाई बरती जानी है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग का और हमारे कलेक्टर महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी आम नागरिक को या व्यवसायी को इससे परेशानी नहीं होना चाहिए। जो नियमानुसार अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड को कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में पूरा ब्रीफिंग किया गया है कि कोई भी यदि इस तरीके से, चूँकि रूटीन प्रक्रिया है, उनको सभी पोलाइटली अपन काम करेंगे और संबंधित व्यक्ति से आग्रह करेंगे कि आप सहयोग।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गरियाबंद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि सिटी कोतवाली गरियाबंद पुलिस क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था। पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि किसान राइस मिल के पास एक व्यक्ति लोहे का धारदार हथियार रखकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से हथियार बरामद कर पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। महासमुंद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक रात लगभग 8 बजे बसना विधानसभा क्षेत्र में लारीपुर और दौड़कसा अंतर्राज्यीय सीमा पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश वर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी और प्रेम साहू पिथौरा एसडीएम और रविराज ठाकुर समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर श्री मलिक ने चेक पोस्ट में तैनात कर्मियों से जानकारी ली और कहा कि चेक पोस्ट से किसी भी तरह का अवैध परिवहन न हो, यहां गुजरने वाले संदिग्ध और अवैध परिवहन की जांच की जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्ति स्थैतिक टीम से भी जानकारी ली जाएगी और कहा कि जिले में 21 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे चेक करने को लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खबर सागर से है, जहां भगवानगंज इलाके में भीषण आग लग गई। आग बुझाने का प्रयास जारी है। सूत्रों की माने तो भगवानगंज स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑटोमोबाइल की शोरूम में अचानक ही भीषण आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। आग को बुझाने का प्रयास नगर निगम के फायर दमकल विभाग की टीम लगातार कर रही है और लगभग 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। नगर निगम की फायर दमकल द्वारा जब सभी प्रयास असफल नजर आए तो करीब 2 घंटे बाद आर्मी को इसकी सूचना दी गई और अब मौके पर आर्मी की फायर गाड़ी पहुंच चुकी है, जो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल आग की लपटें बहुत ही भयंकर हैं, जिसके कारण पूरा आसमान धुआंधार हो गया और इस आग को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर के लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग सामने ही आपने देखा है कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और जो आग लगी थी तीसरे फ्लोर पर जो आग लगी थी अभी बुझ गई है। अभी किसी प्रकार सर एक बात हो रही है कि अक्सर जो है आगजनी घटना शहर में होती रहती है। पिछली बार तेल गोदाम में आग लगी थी, फिर ताल में आग लग गई थी। इनको शहर से अलग करने की बातें की जाती है, लेकिन सर एक्शन नहीं हो पाता इन पर। देखिए, इन सब पर कार्रवाई लगातार चल रही है और धीमे धीमे सारी चीजें शहर से बाहर हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। पुलिस कप्तान आगम जैन ने प्रेस वार्ता कर आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक आचार संहिता के बाद हमने अन्य राज्यों से पनाह लिए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शराब माफियाओं की भी धरपकड़ जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान की सीमा से झाबुआ जिला सटा हुआ है, तो पुलिस विभाग को काफी चौकन्ना रहना पड़ रहा है। वहीं एसपी आगमन जैन ने मतदाताओं से अपील की है कि निर्भीक होकर 17 नवंबर को मतदान करें। आचार संहिता लगने के बाद सारे अंतर्राज्यीय जो नाके हैं वहाँ पर हमारी टीम तैनात है। डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी जो हमारे नाके हैं वहाँ पर भी हमारी टीम तैनात है और लगातार हम चेकिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आचार संहिता का यदि कहीं उल्लंघन होता है तो उसमें कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता लगने के बाद से अभी तक लगभग 250 से अधिक हम नॉन अवेलेबल वारंट्स की तामीली करा चुके हैं। राजस्थान के भी 4 वारंटी हमने यहाँ पकड़ करके दिए, जो राजस्थान में अपराध करने के बाद में यहाँ पर रह रहे थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है। एक्साइज एक्ट के तहत अवैध शराब पर भी कई मात्रा में कार्रवाई हो रही है, जिसमें से लगभग 8-10 तो बड़ी कार्रवाइयां भी हुई हैं। आर्म्स एक्ट में भी बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए हम 107-16 के प्रकरण बना रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जो उनसे बंधपत्र तामील कराया जाता है, उसके बाद यदि कोई शांति भंग कर रहा है तो उन पर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई करा के उन्हें जेल भेजा जाता है।
ओंकारेश्वर में विधानसभा से चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशन पर प्रशासनिक और एसएसबी की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन समेत कई पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च में सम्मिलित हुए। वहीं डीएसपी अनिल सिंह चौहान ने बताया कि इसके बाद एरिया डेमिनेशन मार्च के लिए धनगांव, छैगांव, माखन में पधाना जाएंगे। क्षेत्र में चुनाव शांतिप्रिय तरीके से संपन्न होने, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। तैयारियों को लेकर के एसएसबी की भी कंपनी को लेकर के मानदाता से मंदिर में दर्शन करके यहां से शुरुआत की है। पूरे मानदाता में भ्रमण कराया गया है और यहां से फिर हम लोग चलेंगे धनगांव में भ्रमण करेंगे, फिर छैगांव, माखन और अंतिम होगा पंधाना। आज का हमारा ये एरिया डोमिनेशन है। हमारी दूसरी कंपनी दूसरे सब डिवीजन में लगी हुई है और फिर इसी तरह से कल फिर होगा 2 सब डिवीजन में। इस तरह से हम अभी एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। हम पूरे प्रयास करेंगे अपनी पूरी मेहनत के साथ शांतिपूर्ण चुनाव। वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीरगांव रायपुर में नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया था। इस सम्मेलन का मकसद चुनाव में नव मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ना है। कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी छोड़कर गए कई कार्यकर्ताओं की घर वापसी भी कराई। बृजमोहन ने कांग्रेस की युवा विरोधी नीतियों को नव मतदाताओं के सामने रखा। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों की बात करने वाली भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बृजमोहन अग्रवाल ने वादा खिलाफी को लेकर भूपेश बघेल को घेरा और कहा कि भूपेश बघेल ने 5 सालों में वादे तो बहुत किए हैं लेकिन काम एक भी नहीं किया। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कांग्रेस को सबक सिखाने और बहुमत से भाजपा को जीत जिताने की अपील भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।